हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक ना। तो देखिए, आप लोग के जो बसंत बुक है ना, कक्षा 8 वाले विद्यार्थियों का जो बसंत का बुक है, उसके छठे अध्याय का नाम है, छठे पाठ का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह एक कविता है जिसको एक कवित्री ने लिखी है, जिसका नाम है जया जदवानी। आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे उनका नाम दिखेगा। ये कवित्री है, ठीक ना, लेडीज है। अगर कोई अगर कोई कविता लिखता है और वो पुरुष रहता है तो कवि बोलते हैं। अगर कोई कविता लिखता है और वो स्त्री रहती है, महिला रहती है, तो उसे हम लोग कवित्री बोलेंगे, ठीक ना। तो ये जया जदवानी जो है वो कवित्री है, इस कविता को लिखती है, ठीक ना। तो इस कविता को आज हम लोग क्या करेंगे कि इस कविता में जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे दिखेंगे, अभ्यास के प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो अभ्यास में जितने भी प्रश्न है ना, उन सभी का हम आपको क्या बताने वाले हैं, आज उत्तर बताने वाले हैं, ठीक ना। और आपको इससे पहले वाले वीडियोस अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये छठा चैप्टर है ना, तो इससे पहले जो 5 चैप्टर थे उसके वीडियो इस चैनल पे अपलोड हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करना है। नंबर है 72 72 55 05 72 05, ठीक ना। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कीजिएगा, आपको वीडियोस का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक ना। बाकी चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे, इस सभी प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपने पीडीएफ की तरफ चलते हैं, जहां पे इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आपको, ठीक ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप अपने बुक के पेज नंबर 34 यानी 34 को ओपन करेंगे तो वहां पे प्रश्न अभ्यास में पाठ से पहला प्रश्न दिखेगा। इस अभ्यास को, प्रश्न अभ्यास को 3 भागों में बांटा गया। पाठ से में 4 प्रश्न दिख जाएंगे आपको प्यारे बच्चों, ठीक ना। और जो कविता से आगे है उसमें आपको 2 प्रश्न दिख जाएंगे। अनुमान और कल्पना में आपको 1 प्रश्न दिख जाएंगे, ठीक ना। टोटल कितना हो जाता है प्रश्न? तो टोटल यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 7 हो जाती है। इन 7 प्रश्नों का आंसर हम आपको बहुत ही आसान बताने वाले हैं, ठीक ना। चलिए पहला प्रश्न को पढ़िए। आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पूछा जा रहा है कि यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। इसके आंसर में लिखिएगा कि कवित्री के अनुसार, जो कवित्री हमारी जया जदवानी जो है वो क्या कहती है कि कवित्री के अनुसार यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। आप जब कविता को पढ़ेंगे तो ये बात उसमें लिखा है कि अभी भी चिड़िया के चोंच में क्या है, तिनका दबा है, वह अपनी घोंसला बनाने की तैयारी कर रही है। पेड़ से झड़ते हुए पत्ती को थामने वाला हाथ अभी भी मौजूद है, और बूढ़ी नानी अभी भी बच्चों को कहानी सुना रही है। इन बातों से आशा, विश्वास और जीवन के प्रति सकारात्मकता का भाव प्रकट होता है। इसलिए कवित्री कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा। कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसका आंसर करते हैं, ठीक ना। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, आपको ये बताना है। वह तिनकों का क्या करती होगी, ठीक ना। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसके आंसर में लिखिएगा चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर अपना घोंसला बनाने के लिए उड़ने की तैयारी में है, ठीक ना। चिड़िया चोंच में जो तिनका दबाई है वो अपने घोंसले के लिए दबाई है और उड़ने की तैयारी में है, ठीक ना। फिर आपसे उसी में पूछा जा रहा था कि वह तिनकों का क्या करती होगी। तो लिखिएगा कि वह उन तिनकों को इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती होगी, जहां वह सुरक्षित रहती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ठीक ना। तो इस प्रकार से दूसरा का भी हल कर दिया आपने, दूसरा का आंसर कर दिया। चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का अनुभव, चलने का कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, ठीक ना। तो इसके देखिए आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा,
तो 3 आपको वाक्य बनाना था ना, तो 3 वाक्य आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। ठीक, सबसे पहला वाक्य रहेगा कि अभी भी किसान अपने खेतों में मेहनत कर रहे हैं। ठीक ना, अभी भी नदी बह रही है, अभी भी सूरज प्रतिदिन समय पर उगता है। ठीक ना, तो आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया था, प्रश्न को फिर से एक बार समझेंगे तो लिखा है कि अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है, तो बिल्कुल निकल रहा है। यहाँ पे लिखेंगे हाँ, इन वाक्यों में लगातार, निरंतर और बिना रुके चलने वाले कार्य का भाव निकल रहा है। जैसे अभी भी किसान अपने खेतों में मेहनत कर रहे हैं, मतलब पहले तो करते ही रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, निरंतर चला रहा है। अभी भी नदी बढ़ रही है, मतलब पहले भी बढ़ रही थी, अभी भी बढ़ रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसको हाँ लिखकर इतना लाइन लिख लेंगे, इस प्रकार से इसका पूरा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न पे ध्यान दीजिए। चौथा प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए। और देखिए नहीं और अभी भी के पीछे कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए इसका हम लोग यूज करके 3 वाक्य सबसे पहले बनाते हैं, उसके बाद फिर आगे जो बोला है उसके भाव को हम लोग समझेंगे। ठीक ना, तो उत्तर लिखने के बाद 3 गो वाक्य आपको बना लेना है। ठीक ना, तीनों वाक्य बना लीजिएगा ना। लिखिएगा अभी भी मैं थका नहीं हूं, अभी भी का यूज यहाँ पे, नहीं का यूज यहाँ पे। अभी भी बारिश रुकी नहीं है, अभी का यूज यहाँ पे, नहीं का यूज यहाँ पे। अभी भी सूरज डूबा नहीं है, अभी का यूज हमने यहाँ पे किया, नहीं का यूज हमने यहाँ पे किया। अब देखिए इसका भाव में आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि क्या भाव छिपा है, तो देखिए नहीं से निषेध यानी इनकार का भाव और अभी से निरंतर तथा आशा का भाव प्रकट होता है। ठीक ना, तो आंसर कर लीजिएगा ना, बिल्कुल आसान है। कोई डाउट रहता है तो हम बार बार आपको बोल रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे तभी जाके हमको पता चलेगा। हम कोई अंतर्यामी नहीं है कि आपके दिमाग में चल रही किसी समस्या को समझ सके, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, तब हमको समझ में आएगा, फिर उसका सॉल्यूशन हम देंगे कि आपको दिक्कत क्यों हो रही है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कविता से आगे वाले भाग में जो 2 प्रश्न दिए गए थे ना, उनके तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न उसमें दिया गया है कि घर में बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों में भी जीतने का संदेश हो। ठीक ना, तो इसके आंसर में आप लोग ऐसे लिखिएगा कि मैंने अपने दादाजी से राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनी। उन्होंने बताया कि राजा हरिश्चंद्र ने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उन्हें अपना राज्य, परिवार और सुख सुविधा तक छोड़नी पड़ी, फिर भी वे अपने वचन और सत्य पर अडिग रहे। अंत में उनकी सत्यानिष्ठा की जीत हुई और उनके अपना राज्य तथा परिवार वापस मिल गया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि कठिन परिस्थिति में भी सत्य, धैर्य और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक ना, तो यही आप लोग क्या करेंगे, कहानी लिख लेंगे। प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया था कि घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थिति थी, मतलब बहुत कठिन परिस्थिति थी हरिश्चंद्र जी के लिए, लेकिन वो अपने क्या किया कि अपने जीत का मतलब वो हार नहीं माने और बाद में उनको क्या मिल गई, जीत मिल गई। यानी जीत की संदेश इससे हमको मिलती है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो हम लोग को हार नहीं माननी चाहिए, हम लोग को अपने सही रास्ते पे चलने चाहिए, हमको आखिरी में जीत मिलेगा ही मिलेगा। ठीक ना, बाकी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दूसरा प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट जाने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। तो इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिए। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि जब मैं घर से स्कूल जाता हूं तो मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा करते हैं। वे मेरी सुरक्षा और भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं।
उनके मन में मेरे प्रति प्रेम और स्नेह होता है। जब मैं समय पर घर लौटता हूँ तो उन्हें खुशी होती है। मुझे लगता है कि उनका प्यार और देखभाल मेरे जीवन की सबसे अच्छी पूंजी, सबसे बड़ी पूंजी है। इसीलिए हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक ना, इस प्रकार से इसका आंसर कर लीजिएगा। कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग अगले भाग में चलते हैं। सबसे लास्ट वाला है अनुमान और कल्पना। ठीक ना, कौन सा भाग है? अनुमान और कल्पना वाला में अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया में क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में क्या झूठ है? फिर से प्रश्न को, अंतरिक्ष के पार से दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया है? अनुमान लगाइए। यदि सच है तो किसी अंतरिक्ष संबंधित विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वह बस कैसी होगी। वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे? इस संदर्भ को लेख कर कोई कथा बना सके तो बताइए। प्यारे बच्चों, इसके आंसर में देखिए आप लोग क्या लिखिएगा। हम इसका आंसर लिख कर लाए हैं, आपको दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले तो लिखिएगा, ये गलत बात है कि मेरी राय अंतरिक्ष से पार की दुनिया में कोई ऐसी सचमुच नहीं आती। कोई ऐसी बस सचमुच नहीं आती, क्योंकि देखिए पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पे लोग रहते हैं। इसके अलावा कहीं पे दुनिया है ही नहीं। दुनिया मतलब पृथ्वी ही। ठीक ना, मेरी राय अंतरिक्ष के पार की दुनिया से कोई ऐसी बस सचमुच नहीं आती, क्योंकि वहां पे लोग रहते नहीं तो बस बनाएगा कौन, बस ले जाएगा कौन? तो वहां पे बस है नहीं तो आती नहीं। यह कविता में कवि की कल्पना है। कवि ने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि यह बताया जा सके कि कठिन परिस्थिति के बाद भी जीवन और आशा की संभावना बनी रहती है। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग बुक की तरफ चलते हैं कि बुक में और चीज क्या है। ठीक ना, इतना आंसर जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो बुक में आपको थोड़ा सा और भी कुछ नीचे दिखाई देगा। ठीक ना, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए इन सभी प्रश्नों का हमने आंसर बता दिया। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक ना, इस अभ्यास के सारे प्रश्नों को आपने हल कर लिया। ठीक ना, केवल पढ़ने के लिए यहाँ पे दिया गया है पहाड़ से ऊंचा आदमी। यह कहानी बिहार के जो गया जिला है वहां की है। ठीक ना, जिनका नाम है दशरथ माझी। इनके बारे में आप जरूर सुने होंगे। क्या करते हैं कि पहाड़ को काट कर ये रास्ता बना देते हैं। ठीक ना, तो इसके बारे में आप ये जरूर पढ़िएगा। ये बहुत अच्छा एक जीवनी है दशरथ माझी के बारे में। ठीक ना, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। हम डिटेल में पढ़कर एक एक लाइन समझा देते कि वो पहाड़ को क्यों काटते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो कितने दिन में पूरा करते हैं। बाकी ये पढ़ भी सकते हैं, अगर कमेंट करते हैं तो हम पढ़ा भी सकते हैं। ठीक ना, बाकी ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग लाइक करके जाएंगे, क्योंकि लाइक करने में 1 रुपए नहीं लगता है आपको। ठीक ना, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आप केवल हिंदी ही नहीं इस चैनल के माध्यम से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।